Hello children, today we are going to discuss this section called land degradation and conservation measures. तो हमने पहले से जान रखा है कि लैंड डिग्रेडेशन कब होता है। तो हमने पढ़ा था कि लैंड डिग्रेडेशन तब होता है जब हम लगातार ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त हम कोई कंजर्वेशन मेजर्स नहीं अपनाते, या फिर हम क्या करते उसको अच्छे से मैनेज नहीं करते, तो तब जाके क्या होता है, लैंड डिग्रेड होता है। तो आज हम पढ़ेंगे लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स के बारे में। तो यहाँ पे जब हम कंजर्वेशन मेजर्स पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि कैसे हम लैंड को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ मेथड्स हम पढ़ेंगे जिससे हम लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। तो आगे यहाँ पे बताया गया है, वी हैव सेड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशंस एंड विल हैव टू डू सो विद द फ्यूचर जनरेशंस टू। तो यहाँ पे बोला गया है कि हमने जो ज़मीन है यानी जो लैंड है वो हमने शेयर किया था किसके साथ, हमारे जो पास्ट के जो जनरेशंस थे उसके साथ हमने लैंड को शेयर किया था, और आने वाले समय में जो फ्यूचर जनरेशंस होंगे उनके साथ भी हमें लैंड को शेयर करना पड़ेगा। 95% of our basic needs for food, shelter and clothing are obtained from land। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो हमारे 95% जो ज़रूरतें होती है फूड से संबंधित, शेल्टर से संबंधित और क्लोथ से संबंधित, ही हम कहाँ से हासिल करते हैं, तो ये हम हासिल करते हैं ज़मीन से यानी कि लैंड से। Human activities have not only brought about degradation of land but have also aggravated the pace of natural forces to cause damage to land। तो यहाँ पे बताया गया है कि ह्यूमन बींग्स यानी कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, यानी जो ह्यूमन बींग्स एक्टिविटीज़ करते, जो चीज़ें वो करते हैं, इसकी वजह से क्या हुआ है, सिर्फ लैंड डिग्रेड नहीं हुआ है, इसके साथ साथ जो रफ्तार था नेचुरल फोर्सेस का, जो डैमेज करने का जो रफ्तार था वो और ख़राब करके रख दिया हमने। जैसे कि जो नेचुरल फोर्सेस जो लैंड को डिग्रेड करता था, तो वो जो रफ्तार में वो लैंड को डिग्रेड करता था उस पेस को हमने बढ़ा के रख दिया है। तो यही चीज़ ये बता रहा है। जैसे कि अगर हम नेचुरल फोर्सेस की बात करें, जैसे कि हवा ले सकते हैं या फिर बारिश ले सकते हैं, ये नेचुरल फोर्सेस है जो क्या करता है, लैंड को डिग्रेड करता है। जैसे कि वो इरोजन की प्रक्रिया में उनका हाथ होता है, सोइल इरोजन की प्रक्रिया में। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स ने क्या नहीं किया, सिर्फ लैंड को डिग्रेड नहीं किया है, लेकिन उन्होंने खराब करके रख दिया है उस रफ्तार को जिससे नेचुरल फोर्सेस क्या करता था, डैमेज करता था लैंड को। तो ये जो रफ्तार में, जिस रफ्तार में नेचुरल फोर्सेस लैंड को डैमेज करता था, उस रफ्तार को भी हमने बढ़ा के रख दिया है। तो आगे बताया गया, सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, overgrazing, mining and quarrying to have contributed significantly in land degradation। तो यहाँ पे बताया गया है कि ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन में हम क्या करें, डिफॉरेस्टेशन में जो एरियाज में जो ट्रीज होते हैं वो हम काटते हैं, तो इसी को हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ऐसे करके बताया गया ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग में जो अगर कोई ग्रेजिंग लैंड है यानी कि जो पैस्चर लैंड है, वहाँ पे जो हम मवेशियों को चराने के लिए ले जाते हैं, यानी ग्रेज करने के लिए ले जाते हैं, ग्रेजिंग पर्पज के लिए, तो ज़्यादा मात्रा में उनको ग्रेजिंग करने के लिए वहाँ पे छोड़ देते, तो इसी को हम ओवरग्रेजिंग कहते हैं। आगे में माइनिंग बताया गया है। माइनिंग में क्या करते हैं, हम खदान बनाते हैं और वहाँ से क्या निकालते हैं, मिनरल्स वगैरह एक्सट्रैक्ट करते हैं। ऐसे करके क्वेरिंग। तो क्वेरिंग में हमें याद रखना है कि अगर कोई जैसे कि पत्थर, जैसे कि इंपॉर्टेंट मेटल, जैसे कि पत्थर ले लेते, इंपॉर्टेंट स्टोन लाइक ग्रेनाइट ले लेते, अगर वो सरफेस पे मिल रहा है तो हम उस सरफेस से क्या करेंगे, उसको काट के बाहर ब्लॉक बना के उसको निकालते हैं, ऐसे वहाँ पे गड्ढा छोड़ते। तो यही हो गया तुम्हारा क्वेरिंग। तो यहाँ पे याद रखना है ह्यूमन एक्टिविटीज़, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, क्वेरिंग ने भी क्या किया है, बहुत हद तक उन्होंने क्या किया है, योगदान दिया, यानी कंट्रीब्यूट किया है किसमें, तो लैंड डिग्रेडेशन में। यानी इन चीज़ों की वजह से, इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से लैंड डिग्रेड हुआ है, यानी जो लैंड का जो क्वालिटी है वो घट गया है। Mining sites are abundant after excavation work is complete, leaving deep scars and traces of overburdening। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो माइनिंग साइट्स होता है, माइनिंग साइट्स मतलब ऐसे एरिया जहाँ पे हम माइनिंग करते हैं, जहाँ पे हम खदान बनाते हैं, तो ये जो खदान वाला एरिया है इसको हम छोड़ देते हैं, अबंडेंट मतलब छोड़ देते हैं आफ्टर एक्सकैवेशन वर्क। यानी कि वहाँ से मान लो हमें कोल निकालना था, तो कोल निकाल लिया, कोल निकालने के बाद में हमने उसको ऐसे छोड़ दिया। और यहाँ पे बोला है एक्सकैवेशन वर्क इज कम्प्लीट, और वहाँ पे जब हम ऐसे छोड़ देते हैं तो वहाँ पे डीप स्कार्स रह जाते हैं। डीप स्कार्स मतलब यहाँ दाग रह जाते हैं, मतलब जो गड्ढे वो ऐसे छोड़ देते हैं हम। एंड ट्रेसेस ऑफ ओवरबर्डनिंग, और ये क्या है, ट्रेस से किसका, तो ओवरबर्डनिंग, यानी कि हम ओवरबर्डन कर रहे हैं किसको, तो लैंड को। In states like Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Odisha, deforestation due to mining have caused severe land degradation। तो यहाँ पे याद रखना है कि इन स्टेट्स में, कौन से स्टेट्स की बात कर रही हूँ, तो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो इन स्टेट्स में बताया गया है कि
जो हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं माइनिंग के लिए, यानी कि माइनिंग खदान बनाने से पहले हम क्या करते हैं, उसके ऊपर में अगर पेड़ वगैरह है तो उसको हम काटते, तो ये डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हो गया। तो ये क्या है, एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से सीवियर लैंड डिग्रेडेशन हुआ है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। कौन से स्टेट्स की बात कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा की बात यहाँ पे मैं कर रही हूँ। आगे बताया गया है कि in states like Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh and Maharashtra, overgrazing is one of the main reasons for land degradation. ऐसे ही करके हम बात करते हैं, जब हम स्टेट्स जैसे कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो यहाँ पे ओवरग्रेजिंग मुख्य कारण है जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड हुआ है। तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल रहा है कि दोनों जगहों में, यानी कि जो मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश का नाम ये माइनिंग, जो डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग, और यहाँ पे जो ओवरग्रेजिंग है, इन दोनों कारण को हमें यहाँ पे मुख्य कारण हमें देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेड हो रहा है। तो आगे यहाँ पे बोला गया है कि इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, over irrigation is responsible for land degradation due to water logging, leading to increase in salinity and alkalinity in the soil. तो यहाँ पे याद रखें स्टेट्स जैसे कि पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में बताया गया है कि यहाँ पे जो हम क्या करते हैं कि ओवर इरिगेशन करते हैं। ओवर इरिगेशन में हम क्या करते हैं, इरिगेशन तो तुम सबको पता ही है, इरिगेशन में हम सिंचाई को इरिगेशन कहते हैं। तो इरिगेशन के पर्पज के लिए जो हम ट्यूबवेल्स की मदद से अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकालते हैं पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में, तो जो ये पानी बाहर निकालते हैं, तो हम अगर एक्सेसिव पानी निकालेंगे तो इसी को हम ओवर इरिगेशन कहते हैं। और जब हम ओवर इरिगेशन करते हैं तो ये जो पानी है, पानी सरफेस में क्या हो जाता है, जम जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में एकत्रित हो जाता है, उसी को हम वाटर लॉगिंग हम कह रहे हैं यहाँ पे। और इस वाटर लॉगिंग की वजह से क्या होता है, जो लैंड है उसका सैलिनिटी, यानी कि जो सोयल का सैलिनिटी लेवल और अल्कलिनिटी लेवल वो बढ़ जाता है। तो आगे बताया गया है कि द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट एंड सोपस्टोन फॉर सेरामिक इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन द एटमोसफियर। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब हम ग्राइंड करते हैं मिनरल्स जैसे कि लाइमस्टोन को, कौन सी इंडस्ट्री के लिए, तो सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, और ऐसे करके हमने पढ़ा कैल्साइट और सोपस्टोन को हम कौन सी इंडस्ट्री के लिए ग्राइंड करते हैं, तो हम बोल रहे हैं सेरामिक इंडस्ट्री की। सेरामिक इंडस्ट्री जहाँ पे बर्तन वगैरह बनाते हैं, तो ये जो सेरामिक इंडस्ट्री के लिए जो हम ग्राइंड करते हैं, या फिर जब सीमेंट इंडस्ट्री के लिए हम ग्राइंड करते हैं, तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में डस्ट जनरेट होता है, यानी धूल बनता है। It retards the process of infiltration of water into the soil after it settles down on the land. तो ये जो डस्ट है जब वो सेटल डाउन होता है लैंड पे, यानी कि जब लैंड जो सर्फेस है उस पर वो बैठ जाता है, तो ये जो पानी को अंदर घुसने से रोकता है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। In recent years, industrial effluents as waste have become a major source of land and water pollution in many parts of the country. तो यहाँ पे बताया गया है कि अभी फिलहाल के सालों में हमें देखने को मिलता है कि जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस होता है, यानी कि जो सेमी लिक्विड जो वेस्ट होता है, जो बहाते हैं, ये क्या होता है कि ये जो वेस्ट है ये मुख्य स्रोत बन गया किसका, तो लैंड और वाटर पॉल्यूशन का बहुत सारे जगहों में हमारे देश में। तो हमने यहाँ पे क्या बात किया, हमने देखा कि लैंड डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है, यानी कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा है, इस बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा। तो यहाँ पे हमने देखा था कि हमने जैसे कि डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग, इन्हीं की कुछ स्टेट्स के साथ हमने उसको क्या किया था, जोड़ के हमने पढ़ा था। ऐसे करके ओवरग्रेजिंग को भी हमने कुछ स्टेट्स के साथ जोड़ा था, ऐसे करके ओवर इरिगेशन को भी हमने कुछ स्टेट्स के साथ जोड़ा था। तो ये जो नाम है ये तुम्हें अच्छे से मैच मतलब याद करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कोई मैच फॉलोइंग वगैरह में क्वेश्चन आते हैं। तो अब आगे पढ़ते हैं। There are many ways to solve the problems of land degradation. तो यहाँ पे हम अभी जो पढ़ने वाले जो लास्ट पैराग्राफ जो है ये लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेथड मेजर्स के अंडर में, तो ये जो लास्ट पैराग्राफ है यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले कंजर्वेशन मेजर्स, यानी कि कंजर्वेशन के लिए क्या क्या तरीके हमें अपनाना पड़ेगा, यानी कि लैंड को डिग्रेड होने से अगर हमें रोकना है तो क्या क्या चीज़ें हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम वो पढ़ने वाले हैं, तो तरीकों के बारे में जानने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे बताया देयर आर मेनी वेज। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम किसका, तो लैंड डिग्रेडेशन का। अफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट। तो बोला गया है कुछ हद तक अगर हम अफॉरेस्टेशन करेंगे या फिर जो ओवर ग्रेजिंग है उसको हम कंट्रोल करेंगे तो इससे भी मदद मिलेगा। तो क्या करना है, हमें एफॉरेस्टेशन करना है। एफॉरेस्टेशन में हम क्या करते हैं, तो हम एफॉरेस्टेशन में पेड़ लगाते हैं। और प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग मतलब ओवर ग्रेजिंग होने नहीं देना है। को अगर कोई मवेशी को हम चढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं तो ओवर ग्रेजिंग करने नहीं देना है। तो इसी को हम प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कह रहे हैं। तो इससे क्या होता है, कुछ हद तक इससे हेल्प मिलेगा। आगे बताया गया प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो शेल्टर बेल्ट्स क्या है, तो शेल्टर बेल्ट्स में हम रोज ऑफ ट्रीज लगाते हैं, इससे जो विंड का जो इफेक्ट है वो कम होता है। विंड इरोजन करने विंड का जो इरोजन विंड से जो इरोजन होता है उसमें कमी आती है। तो ऐसे करके प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स बोला गया है।
नेक्स्ट बोला गया कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग, जो हमने अभी पढ़ा, ओवरग्रेजिंग पे कंट्रोल करना है। उसके बाद जाके बोला गया स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, तो हमें सैंड ड्यून्स जो होता है, यानी कि जो डेजर्ट एरिया में जो सैंड ड्यून्स होता है, रेत का टीला, उसको हमें स्टेबलाइज करना है, यानी कि उसको आगे बढ़ने से रोकना है, उसको जहाँ पे वहीं पे उसको स्टेबलाइज करना है। तो स्टेबलाइज हम कैसे करेंगे, तो बोला गया है हमें थॉर्नी बुशेस वहाँ पे ग्रो करना पड़ेगा। तो आर सम ऑफ द मेथड्स टू चेक लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड एरियाज, तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम लैंड डिग्रेडेशन होने से रोक सकते हैं। कैसे एरियाज में, एरिड एरियाज में। एरिड एरियाज कैसे एरियाज, तो मैंने तुम्हें पहले से बता रखा है, ऐसे एरियाज जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है उसे हम एरिड कहते हैं। आगे बताया गया है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड्स, तो हम वेस्टलैंड्स क्या है वो भी हमने पढ़ रखा है। वेस्टलैंड्स में हमने पढ़ा था कि रॉकी, जो एरिड और जो डेजर्ट एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, वेस्टलैंड कहते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि हमें वेस्टलैंड्स को अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, तो ये जो हम माइनिंग एक्टिविटीज़ करते हैं उसको भी हमें कंट्रोल तरीके में करना पड़ेगा, यानी कि कम मात्रा में करना पड़ेगा। आगे बताया गया है कि उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि proper discharge and disposal of industrial effluents and waste after treatment can reduce land and water degradation in industrial and suburban areas। तो हमें यहाँ पे बोला गया है कि हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें जब हम डिस्चार्ज करते हैं, यानी जब बहाते या डिस्पोजल, यानी जब हम फेंकते हैं इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को, तो इन इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को और वेस्ट को जब हम बहाते या फिर फेंकते हैं, जो सेमी लिक्विड वेस्ट होता है या फिर जो वेस्ट हम फेंकते हैं, या उसको हमें ट्रीटमेंट करने के बाद, यानी कि उससे जो टॉक्सिक मटेरियल्स वगैरह उसको रिमूव करने के बाद ही हमें उसको बहाना है या फिर उसको फेंकना है। और ऐसे करने से क्या होगा, जो लैंड और वाटर पोल्यूशन जो हो रहा है, यानी जो लैंड और वाटर डिग्रेड हो रहा है, उसका जो क्वालिटी डिग्रेड हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। तो यही चीज़ बोला है प्रॉपर, यहाँ पे बोला गया है प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल, तो डिस्चार्ज में बहाना ले लेते हैं, डिस्पोजल में फेंकना ले लेते हैं, ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड वेस्ट। तो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स में मैंने बोला सेमी लिक्विड वेस्ट, और जो वेस्ट यहाँ पे बोला गया है पीछे में, और आफ्टर ट्रीटमेंट, तो इसको हमें फेंकना है कब, इसको हमें बहाना है कब, तो ट्रीटमेंट के बाद। इससे क्या होगा, रिड्यूस होगा लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन। कैसे एरियाज में, तो इंडस्ट्रियल और सबअर्बन एरियाज में। अब इंडस्ट्रियल एरियाज किसे कहते हैं, तो इंडस्ट्रियल एरियाज ऐसे एरियाज जहाँ इंडस्ट्रीज लोकेटेड होते हैं, और सब अर्बन एरियाज कहेंगे तो ऐसे एरियाज जो सिटीज़ के नज़दीक होते हैं, ज़्यादातर वहाँ पे हमें होम्स, घर वगैरह, सेटलमेंट्स वगैरह देखने को मिलता है। तो ऐसे एरियाज में क्या बोला गया है कि लैंड और वाटर डिग्रेडेशन होने से क्या होगा, लैंड और वाटर जो डिग्रेडेशन हो रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा अगर हम ट्रीटमेंट करके इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस और वेस्ट को बहाएंगे या फिर फेंकेंगे। सो वी हैव कंप्लीटेड रीडिंग लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो यहाँ पे हमने देखा कि कौन से ह्यूमन एक्टिविटीज़ थे जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा था, और साथ में हमने ऐसे मेथड्स भी पढ़े जिसकी मदद से हम लैंड को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। So we are going to stop here, children, for today. We are going to discuss this section as well as a resource in the next class. Thank you.